हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो संडे टेस्ट सीरीज है उसमें केमिस्ट्री का हम दो चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज केमिकल बॉन्डिंग। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकर इन दिस HSO4 होल -1 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो इसके लिए अपने पास फार्मूला नोट कर दे हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम जो कि एक बॉन्ड बनाता है और प्लस एनाइन माइनस केटाइन। सो मेरे पास जो मॉलिक्यूल गिवन है सेंट्रल एटम, इसमें आपके पास सल्फर है और सल्फर हमारे पास ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग कर रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर के 6 हो गए, तो 1/2 यहां पे 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम जो कि सिंगल बॉन्ड बनाता है जिसकी वैलेंसी 1 है, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि इसमें एक एटम है, प्लस एनाइन नेगेटिव चार्ज है कि तो वो आप लोगों ने प्लस कर देना है। तो 1/2 यहाँ पे 8 कैंसिल हो के 4 आ जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रही है। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट, जो सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, इसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो लोन पेयर के लिए अपने पास शॉर्टकट नोट कर दे। लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम आप लोगों ने लिखना है। तो चलो पहले आप जो है वो ब्रोमीन में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ब्रोमीन 7 ग्रुप से है, प्लस मोनोवैलेंट एटम जो है 3 फ्लोरीन है, यहां पे आ जाएगा आप लोगों के पास 10 मीन 5, तो sp3d1 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का जो नंबर है वो 5 आया है। सो 5 माइनस सराउंडिंग एटम, 3 जो है वो सराउंडिंग एटम है, तो 5 माइनस 3 यहां पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ब्रोमीन के पास 2 लोन पेयर मौजूद है। बोहर एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होता है। तो वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो हीलियम +1 हो सकता है, वो लिथियम +2 हो सकता है और वो बेरिलियम +3 हो सकता है, और हाइड्रोजन के आइसोटोप हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम +3 में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो दिस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने कैलकुलेट करना है। तो ये बात याद रखिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपने एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर देना है। तो इसके लिए ये छोटा सा फॉर्मूला नोट कर दे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से टोटल इलेक्ट्रॉन से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल टोटल इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास 14 आ गया, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसी तरह अगर 15 आया, 16, 17 और 18, या टोटल इलेक्ट्रॉन 13, 12, 11 या 10, तो इधर से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करे, 2.5 हो जाएगा। 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 का 1.5 और 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। इसी तरह अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा। सो चले इस टोटल इलेक्ट्रॉन से आप लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे। तो 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 68 है। तो 2 ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अब है आप लोगों के पास ऑक्सीजन +2 मीन 2 ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन और +2 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो वो माइनस कर दे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो गए। अच्छा, एक है ऑक्सीजन -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, तो 16 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। और यहां पे आ जाएगा आप लोगों के पास ऑक्सीजन +1
तो 16 और एक इलेक्ट्रॉन हटा दे, वो माइनस कर दे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15। तो 14 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर है यार वो सबसे ज्यादा है, वो 3 है। तो सबसे जो स्टेबल होगा वो ये वाला होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये वाला होगा, थर्ड नंबर पे ये होगा और फोर्थ नंबर पे ये वाला होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। क्वांटम नंबर आपको 3 क्वांटम नंबर गिवन है और इसमें बताया है कि इसमें रॉन्ग कॉम्बिनेशन लिखे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो ये अपने पास याद रखिए कि n की वैल्यू यार हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से हमेशा बड़ी होनी चाहिए और l की जो वैल्यू है वो m से बड़ी या इसके बराबर हो सकती है। तो ये दो कंडीशन अपने पास याद रखें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें तो 2 वो आप लोगों के पास m हो गया, 1 वो l हो गया, n l से बड़ा है, ये तो ठीक है। बट यहाँ पे 2m, तो l m से छोटा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो दिस वन इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वांटम नंबर। फोटॉन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विल हाईएस्ट लार्जेस्ट वेवलेंथ आपने बताना है। सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ। तो सबसे जो कम एनर्जी होती है वो फी फंड की, तो इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा। द शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन, आपसे शेप के बारे में पूछा है, तो यहां पे हम इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे। सो अगर मैं वाटर देखूं तो वाटर में आप लोगों के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं। तो इसका जो शेप है वो एंगुलर है। बट हाइड्रोनियम आयन मीन इसमें एक लोन पेयर अब इससे चला गया है, मीन उसने एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक जो है वो अब इसके साथ लोन पेयर अभी मौजूद है। तो यहाँ पे जो इसका शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, अमोनिया की तरह। द पाई एंड सिग्मा बॉन्ड रेशो इन बेंजीन, तो बेंजीन का आप स्ट्रक्चर अगर ड्रा कर दे तो 3 जो है इसमें पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि 6 बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान बने हैं और 6 बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बने हैं। तो यहाँ पे जो इसके दरमियान रेशो आएगा वो 1:4 होगा, 1:4। हाउ मेनी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, क्रोमियम +2 में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो अगर आप क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो आर्गन और यहाँ पे 4s1 और 3d5 होगा। एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 है, 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। अब आपको बताया है क्रोमियम +2 में है, नो मीन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्रोमियम +2 में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन s से जाएगा, 4s0 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन d से चला जाएगा तो 3d4 हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। विच वन इज नॉट पॉसिबल, दोबारा वही एमसीक्यूज है, नॉट पॉसिबल। तो आप याद रखिए n इज ग्रेटर देन l और L इज ग्रेटर और इक्वल टू M। सो यहां पे ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि M तो L से बड़ा है, ये बात तो ठीक है। बट M की जो वैल्यू है ना यार वो -1 नहीं हो सकती अगर L की वैल्यू 0 हो, क्योंकि M हमारे पास बराबर होगा -L0 इंटू +L। तो अगर L 0 है तो M भी 0 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर L वैल्यू 0 है तो M वैल्यू फिर इसके रेंज में आनी चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बता दे। तो जिस तरह आपको इस तरह लग रहा है कि फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होगा, इसी तरह ब्रोमीन का और इसी तरह आयोडीन का। बट फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसके दरमियान दोनों
क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटा साइज होने की वजह से इसमें रिपल्जन हो रहा है, तो दोनों फ्लोरीन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्लोरीन से भी ज्यादा हो जाता है, ब्रोमीन से भी ज्यादा हो जाता है, बट आयोडीन से फिर भी कम होगा। तो दिस वन इज द करेक्ट ऑर्डर। छोटा बॉन्ड लेंथ क्लोरीन का है, बड़ा बॉन्ड लेंथ जो है वो आयोडीन का होगा। Which one highest ionization energy? जो सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हीलियम की है। हीलियम की इसलिए है क्योंकि एक तो इसका 1s2 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट है, एक इसका साइज जो है वो छोटा है। तो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हीलियम की होती है। विच वन इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल? जो सबसे छोटा मास है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी सबसे जो ज्यादा रिपल्जन होती है वो लोन लोन पेयर के दरमियान होती है, और उसके बाद लोन और बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे जो कम रिपल्जन होगा वो बॉन्ड बॉन्ड पेयर के दरमियान होगा। तो लोन लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि लोन पेयर वो एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन न्यूक्लियाई, अंडर द कंट्रोल ऑफ वन न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई के कंट्रोल में होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे वो रिपल्जन ज्यादा करेगा। तो सबसे जो ज्यादा रिपल्जन होगी वो लोन लोन पेयर के दरमियान होगी। विच वन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम इट्स ऑक्टेट? ऑक्टेट एक्सटेंडेड फ्रॉम इट्स ऑक्टेट। तो पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं, लाइक अगर मैं आपको फास्फोरस PCl5 लिखूं, तो PCl5 यहाँ पे फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए हैं और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करें तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है। तो यहाँ पे ये अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो PCl5 होगा। द एंगुलर नोड नॉट प्रेजेंट, किसमें एंगुलर नोड नहीं होता, किस ऑर्बिटल में? सो एंगुलर नोड के लिए जो फार्मूला है एंगुलर नोड कैलकुलेट करने के लिए, तो उसका फार्मूला है L, और रेडियल नोड के लिए, रेडियल नोड के लिए जो फार्मूला है वो n-l-1। तो आपसे एंगुलर नोड पूछा है ना, तो एंगुलर नोड के लिए जो फार्मूला है वो L है ना, और एज़िमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, L वैल्यू, और इसी तरह L वैल्यू P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। तो S के लिए L की वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई एंगुलर नोड जो है S ऑर्बिटल में नहीं होगा। How many electron present in p sub orbitals in zinc atom? जिंक एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें और उसमें बताया है कि p ऑर्बिटल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है ना, जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है। तो 1s2 2s2, इसी तरह 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10 हो जाएगा। तो 2p6 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 3p6 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन जिंक के एटम में आ रहे हैं p ऑर्बिटल्स में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सीक्वेंस को आप चेक करें, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बताइए। किस एटम में इलेक्ट्रॉन्स, आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। दूसरा नंबर पे न्यूट्रॉन गिवन है, न्यूट्रॉन 8 होंगे, और तीसरे नंबर पे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन भी 8 होंगे। तो हम एक एटम का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते हैं Z, यहाँ पे नीचे एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर एटॉमिक मास होगा।
यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो अगर आप ऑप्शन डी को चेक करें ना, नीचे 8 मीन प्रोटॉन आप लोगों के पास 8 है, और 16 माइनस 8 तो न्यूट्रॉन आप लोगों के पास 8 हो गए। 16 माइनस 8 तो यार जब प्रोटॉन 8 थे तो इट मीन के इलेक्ट्रॉन भी 8, बट -2 दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन अब टोटल 10 हो गए। -2 दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं। आपने बताना है कि किस में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि Mn का एटॉमिक नंबर है 25 और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 होगा। और इसी तरह आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो 4s2 और 3d6 होगा। अब आपको बताया है कि आयरन +2 में है ना, तो +2 में ये 4s0 और 3d5 हो जाएगा, और हुंड्स रूल के मुताबिक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और आयरन +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए और 1 इधर से चला गया, तो यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3d5 होगा। तो इसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Which of the following is colorless? तो स्कैंडियम +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s0 3d0 हो। dd ट्रांजिशन इसमें नहीं होती, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो आर्गॉन 18 हो गए, और 4s2 और 3d1। अब स्कैंडियम +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, उसमें ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती। द इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, सो क्रोमियम का ये इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जाता है ड्यू टू द हाफ फील्ड d ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। सो क्रोमियम का ये वाला इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। Which of the following element, चले इसमें बताया है कि M शेल, M जो है वो थर्ड शेल होता है। थर्ड शेल में आप लोगों ने बताने हैं कि किस में लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने बताने हैं थर्ड शेल में, ठीक है। सो पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। इसी तरह मैं लिख रहा हूँ स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। इसी तरह मैंगानीज है, एटॉमिक नंबर 25, और निकल है एटॉमिक नंबर 28। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यार यहां तक तो सबका सेम होगा, यहां तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4s1। अब 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, अब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो हम यहां पे लिख देते हैं 4s2 3d1, और यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो हम लिख देते हैं 4s2 3d5, और 28 को हम लिख देते हैं 4s2 3d8। अब आपको थर्ड शेल में बताना है, थर्ड शेल में लीस्ट नंबर, तो यार 3 और 3 ये थर्ड शेल है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम में। स्कैंडियम में देखो 8 वो हो गए और एक ये है, क्योंकि 3d ये तो थर्ड शेल है ना, तो टोटल 9, और 8 और 8 और 5 तो 13, और 8 और 8 तो 16। तो सबसे जो लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन M शेल में होगा वो आपके पास पोटेशियम होगा। इन विच ऑर्बिटल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। इधर आप जरा देखिए, आपसे ऑर्बिटल्स के अंदर पूछा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल्स के अंदर पूछा है कि किसका 0 होता है।
तो एक अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, बट ये तो हम शेल्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अब ऑर्बिटल के अंदर आपसे पूछा है तो उसके लिए फार्मूला है, उसके लिए अपने पास ये याद रखे कि h बाई 2 पाई अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1। अब L वैल्यू H प्लांक कांस्टेंट पाई भी वैल्यू कांस्टेंट है। L वैल्यू अभी जो हमने लिखा कि यार S के लिए L की वैल्यू 0 है, L के लिए S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 होगा, F के लिए 3 होगा एंड सो ऑन, G के लिए 4, H के लिए 5। सो 2S की अगर आप बात करें ना 2S, तो अगर आप L की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो 2S में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा। Which of the following pair have same number of unpaired electron? Which of the following pair of find same number of unpaired same electronic configuration बताइए है। So ऑप्शन बी जरा आप चेक करें, आयरन 26 एटॉमिक नंबर है, कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर है, 4s2 3d8 3d6 और 4s2 3d7। अब आयरन प्लस 2 में है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल ले यहां से 2, तो जब 2 यहां से निकलेंगे तो ये 3d6 हो जाएगा, लास्ट इधर से निकल गए 2। और कोबाल्ट प्लस 3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो 2 s से चले गए, 1 d से चला गया, तो यहां पर भी 3d6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, चले हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है 5 to 9 मीन तकरीबन 503 समथिंग, यहां पर तकरीबन आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, और डिवाइडेड बाय z, और यहां पे n स्क्वायर। तो n जो है वो शेल नंबर, z जो है वो प्रोटॉन नंबर। अब लिथियम प्लस 2, दिस इज आल्सो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोहर एटॉमिक मॉडल इसके लिए एप्लीकेबल है। अब बता रहे कि यार लिथियम प्लस 1 प्लस 2 का फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस कितना होगा। तो यार ये जो वैल्यू है 5.3 आप लिखे, और लिथियम में Z क्या है वो 3 है, 3 प्रोटॉन है। Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए चार्ज, जितना चार्ज होता है उस एटम के ऊपर प्लस 1। तो यार अगर मैं लिथियम देखूं तो चार्ज तो इस पे 2 है और प्लस 1, तो इसमें 3 प्रोटॉन्स है, तो इसको जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो लिथियम प्लस 2 का जो पहला ऑर्बिट का रेडियस होगा वो 0.17 एंगस्ट्रॉम होगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मीन जो नहीं हो सकता। So n value angular momentum of electron mvr is equal to nh by 2 pi, और ये याद रखिए कि n वैल्यू हमेशा क्वांटाइज्ड होगी, मीन या 1 या 2 या 3 होल नंबर होगा इस तरह। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सी चेक करें ना, n यहाँ पे 2.5 है, मीन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो 2 शेल के दरमियान स्टे तो नहीं कर सकता, तो दिस एंगुलर मोमेंटम इज अ नॉट possible. The set represent quantum number, okay, 18 19 इलेक्ट्रॉन बताया है कि 19 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम एटम का बता रहे, क्रोमियम एटम का 19 इलेक्ट्रॉन। तो दोबारा आपने क्रोमियम का एटॉमिक नंबर याद रखना है 24, और 24 को हम लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। अब 2 यहाँ पे इधर तक 18 इलेक्ट्रॉन, ये जो है क्रोमियम का 19 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 4 n की वैल्यू 4 है,
S के लिए L की वैल्यू 0 है, तो यार जब L 0 होगा तो M तो उससे बड़ा नहीं हो सकता, तो M भी ऑटोमेटिकली 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो A करेक्ट होगा, ऑप्शन A करेक्ट। एंड फॉर L जो है वो 0 है, M जो है वो 0 है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो +1/2 या -1/2 कोई भी हो सकता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैक्सिमम वेवलेंथ, दोबारा वही बात है, रेडियो वेव इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी रेडिएशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव, चले 4 से जा रहा है 1 की तरफ, 4 से जंप कर रहा है 1 में, आपने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताने हैं। 4 शेल से 1 में जंप कर रहा है, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको 2 शॉर्टकट बता देता हूं। 4 3 2 1, 4 से जंप कर रहा है 1 में, तो एक खास सीक्वेंस से अरेंज है ना, तो आप ऐसा करें, आपसे बता रहा है 4 से 1 में जंप कर रहा है, तो आखिरी वाले को हटा के बाकी सबको ऐड कर दे, तो आंसर जो है वो 6 आएगा। 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, 6। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n-1 n2 n1 n2 n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो चले n2 अब आपके पास 4 है, तो 4 - 1 और यहाँ पे 4 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसल, यहाँ पे 3 4 डिवाइडेड बाय 2 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर जो है वो 6 आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में जंप करेगा तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, 6 डिफरेंट किस्म के वेवलेंथ जो है वो रिलीज होंगे। चले दोबारा आपको बताया है x को कंबाइन करें 19 के साथ, y को 21 के साथ और z को 25 के साथ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन m शेल, दोबारा m शेल में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो यार 19 एटॉमिक नंबर, अभी जो हमने लिखा x कौन सा एटम है, वो पोटेशियम है। 21 एटॉमिक नंबर, y आप लोगों के पास स्कैंडियम है और 25 एटॉमिक नंबर Z, तो वो मैंगनीज है। तो यार मैंगनीज में यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। Z में, मैंगनीज में M शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, फिर स्कैंडियम होगा और फिर पोटेशियम होगा। विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल कि वो सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, उससे एमिट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन मतलब उससे और नीचे नहीं आ सकते। तो सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है वो 1s है। 1s जो है वो सबसे स्टेबल है, क्योंकि 1s से इलेक्ट्रॉन और नीचे नहीं आ सकते। अब यहाँ से सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। 2s से 2 1 की तरफ आ सकता है, यहाँ से डी एक्साइटेशन हो सकती है, लेकिन 1s से इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ सकता। ये हमेशा अब एनर्जी एब्जॉर्व करके एक्साइटेशन प्रोसेस करेगा। द करेक्ट 4 क्वांटम नंबर बताने हैं outermost इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम। रुबीडियम 37 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है। तो हाली ने की रब से फरियाद, ऐसे याद रखें। और एटॉमिक नंबर आपको गिवन भी अगर ना हो तो इसके लिए शॉर्ट फार्मूला है 2 8 8 18 18 32। बट फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर आपको सिर्फ याद होना चाहिए, जो कि 1 है। अब उसके साथ 2 ऐड कर दे 3 हो जाएगा, 3 के साथ ऐड कर दे 11, 11 के साथ ऐड कर दे 19, 19 के साथ 18 ऐड कर दे 37 और यहाँ पे 55। सो अब आपको रुबीडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो याद रखना होगा। तो अब ये यार ये 1 शेल में है ना, तो 1s1, ये 2s1, ये 3s1, ये 4s1 और यार ये 5s1। तो रुबीडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है
वो 5s1 है। तो अब 5 ये आपके पास n वैल्यू 5 हो जाएगी, l की वैल्यू s के लिए 0 है। तो यार जब l 0 होगा तो ऑटोमेटिकली m भी तो 0 होगा। तो आपके पास जो ऑप्शन, और यार जो 1 है ना इलेक्ट्रॉन s +1/2 -1/2 कोई भी हो सकता है आपकी मर्जी में। अच्छा, अब जब n2 है द करेक्ट सीक्वेंस, तो l और m क्या होगा, इसमें एक करेक्ट है। तो यार जब n2 है तो l1 होगा ना, क्योंकि n ऑलवेज ग्रेटर देन l। और जब l1 होगा तो m की वैल्यू -l0 + l, ठीक है। सो आप देखिए यार, अगर l1 है तो ये m की वैल्यू -1 0 + 1 ये 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which of the following ions have maximum magnetic moment? Magnetic moment is directly proportional to unpaired electron, और सबसे ज्यादा unpaired electron वो Mn+2 में होता है, क्योंकि अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो ये 3d5 सिस्टम रह जाएगा, और 3d5 में हुंड्स रूल के मुताबिक आप फिल करें तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये 3d4 होगा, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 2 चले जाए तो 3d6, तो यहां पर भी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यार एक पेयर हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 ये 6, और इधर भी नहीं होंगे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट, सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन Mn+2 में है। Mn+2 में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। अच्छा, आपसे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछा है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना तो फिर ये हाफ फिल्ड रह जाएगा, 2p3 रह जाएगा, और हाफ फिल्ड जो है वो स्टेबल होता है। अब अगर फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये 2p4 रह जाएगा। तो 2p4 से फिर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू 2p3। तो सेकंड जो है वो फिर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, फर्स्ट जो है वो फिर फ्लोरीन की ज्यादा होती है। Which of the following ion have highest value of ionic radii? Ionic radii. So जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे anion, जितना ज्यादा होगा anions is directly proportion to size। तो जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा, और उसकी वजह से साइज जो है वो इंक्रीज होगा। The correct order is not paramagnet, यहाँ पे याद रखें not paramagnet। तो अभी हमने वो टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला सीख लिया जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें अब याद रखिए कि जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। बट अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन हो तो वो डाईमैग्नेटिक होगा, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल याद रखें, 16 इलेक्ट्रॉन केस वाला, ठीक है, वो इवन है बट दिस इज अ पैरामैग्नेटिक। तो अगर आप कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14, बॉन्ड ऑर्डर 3 और 14 इवन है, तो दिस वन इज डाईमैग्नेटिक। बाकी सारे जो है वो पैरामैग्नेटिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड डाईमैग्नेटिक होगा। केटायन एंड एनायन कपल, ये तो आसान है ना, क्रिस्टल तो मीन आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही द नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर दोबारा वही फार्मूला याद रखें, हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम। तो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले, 1/2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 मोनोवैलेंट, आंसर 5 आएगा। 5 - 3 2 जो है वो लोन पेयर इसके साथ प्रेजेंट है। O2 + 2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 + 2, सो O2 + 2, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 ऑक्सीजन का 8 + 8 16,
और +2 मीन 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए हैं, तो यार वो आप लोगों ने माइनस करने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 14 रह जाते हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा। तो O2 + 2 में 3 बॉन्ड्स बने हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। 1,3-butadiene, the carbon is hybridized, sp2 1,3-butadiene, एक 1 पे डबल बॉन्ड है, एक 3 पे डबल बॉन्ड है। वैलेंसी पूरी कर दे, H H ये तो 3 बॉन्ड, एक H और यहाँ पे 2H, ठीक है। तो हर एक कार्बन को आप चेक करें तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए होंगे, ये सिग्मा 1 2 और ये 3 सिग्मा। तो sp2 ये भी है, ये भी sp2 है, और इसने भी 3 सिग्मा बनाए हैं, ये भी sp2 है, इसमें भी 3 सिग्मा बनाए हैं, ये भी sp2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोस्ट पोलर बॉन्ड की बात की है, मोस्ट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोलैरिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान होगा। दिस वन इज द मोस्ट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कह रहा है कि जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उसकी रिजल्ट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी क्या होगी। तो यार एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी एनर्जी हम उससे नीचे लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। So the lower energy than atomic orbitals, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। एंटी बॉन्डिंग वाला फिर उससे ज्यादा होगा। Which of the following statement best describe for electron affinity? The energy released during gain of electron. It is the energy released when electron is added to an atom. But यार ये याद रखिए कि ये जो डिफिनीशन हम लिखते हैं ये हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए लिखते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, सेकेंड हमेशा एंडोथर्मिक होगा, फर्स्ट एक्सोथर्मिक है बट उसमें भी कुछ जगहों पे एक्सेप्शनल केसेस है, बट फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड वन हमेशा एंडोथर्मिक होगा। अकॉर्डिंग टू वैलेंस लिमिटेशन, अच्छा बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स वो एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है केमिकल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एग्जांपल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप फर्स्ट की होती है, बट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फिर ग्रुप फर्स्ट की ज्यादा होगी। तो आपको तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में से लिथियम जो है वो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। सबसे ज्यादा ग्रुप 8 की है, फिर 7 की है, फिर 5, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 3 और सबसे कम जो है वो ग्रुप नंबर 1। 2 जगहों पे एक्सेप्शन आ रहे हैं, एक यहाँ पे हाफ फिल ऑर्बिटल की वजह से, एक यहाँ पे फुल फिल ऑर्बिटल की वजह से। Which one is the limitation of VBT? तो यार यहाँ पे VBT के सारे लिमिटेशन है, इन सब को VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया था। हाइब्रिडाइजेशन को, टेट्रावैलेंसी को, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेट नेचर को। और S कैरेक्टर जितना बढ़ेगा ना तो S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल और S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यार sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल sp2 से ज्यादा होगा और sp2 का बॉन्ड एंगल sp3 से ज्यादा होगा। शेप ऑफ SnCl2 एंगुलर है, एक लोन पेयर है, 2 जो है वो बॉन्ड पेयर है। तो SnCl2 का जो शेप है वो एंगुलर है।
हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर, तो sp3 वही फार्मूला मैंने बार बार लिखा। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है 6 प्लस मोनोवेलेंट 2 है, सो यहाँ पे 1/2 8 कैंसल 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वाटर में। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी मैंने कहा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यार अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और आप इससे में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी, तो इसके दरमियान एक्चुअली रिपल्जन होगा। तो जितना रिपल्जन होगा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ऐड होगा। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। विच वन इज करेक्ट? तो यार ये याद रखिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो हमेशा सेकंड से कम होती है, सेकंड की हमेशा थर्ड से कम होती है, थर्ड फोर्थ से एंड सो ऑन। तो दोनों बराबर नहीं हो सकती, ये तो गलत है। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ये भी गलत है। फोर्थ इज लेस देन थर्ड, ये भी गलत है। बट आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये सही है। इलेक्ट्रॉन अगर आप एक एटम से हटाते हो तो उसके लिए आप खुद एनर्जी प्रोवाइड करोगे। आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चले आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। n3 है मीन थर्ड शेल में, l3 है, तो यार अच्छा सॉरी दिस वन ये l2 है, ठीक है l2, क्योंकि n ऑलवेज ग्रेटर देन l, तो L2 है ना, तो ये याद रखिए यार, S के लिए L0, P के लिए 1, D के लिए 2, तो इसका मतलब है ये 3D की बात कर रहा है, ठीक है। अब 3D के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होंगे। अब अगर मैं इसकी m की वैल्यू निकाल लूं तो m माइनस एल 0 प्लस एल। अब l क्या है यार, l तो आपके पास 2 था, तो ये -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। तो अब आप चेक करें, आपसे यहाँ पे -2 है, -1 0 प्लस 1 प्लस 2, तो आपको यहाँ पे बताया है कि m क्या होना चाहिए, वो -2, तो आपको यहाँ सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल की बात की है। अगर आपको m की वैल्यू गिवन नहीं थी तो इसका मतलब है पूरे 3D ऑर्बिटल की बात की है। अब आपको m की वैल्यू गिवन है तो आपको सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात की है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।